जो हमें ज्ञान देने वाले हैं पहले उनका स्मरण करेंगे। ठीक है, तो दोनों हाथ श्री माता जी की ओर। श्री माता जी के श्री चरणों की ओर देखना है। पूर्ण हृदय से श्री माता जी को प्रार्थना करना है। श्री माता जी, आप साक्षात आदिशक्ति ज्ञान के सागर हो। आज यहाँ आप जो भी हमें ज्ञान देना चाहते हैं वो हमें प्रदान करें। जय श्री माता जी। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं हेल्थ सेशन पे। मेरे ख्याल से कल तो मैं नहीं था, तो कल के सेशन में क्या हुआ, जितना मैंने अभी सुना उससे समझ में आया कि थोड़ा सा डाइट लाइफस्टाइल इस पे हमने ज़्यादातर चर्चा किया है। अभी का सेशन पूरा डाइट पे हुआ है, तो हम ज़्यादा स्थूल हो गए। अब हमको थोड़ा सूक्ष्म की ओर जाना चाहिए, क्योंकि हम ये भूल रहे हैं कि हेल्थ यानी क्या है। कोई बता सकता है हेल्थ यानी क्या है? आपको क्या लगता है? हाँ, यस, अ स्टेट ऑफ फिजिकल सोशल मेंटल वेलबींग। थोड़ा 2-3 चीज़ें एडिशन है इसमें। WHO की डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप हेल्थ देखेंगे तो उसमें 5 चीज़ें आती हैं। पहला है फिजिकल, दूसरा है इमोशनल, तीसरा है सोशल, चौथा है इकोनॉमिकल या वेल्थ, और छठा है, पांचवा है स्पिरिचुअल। हमारे आयुर्वेद में 4 पुरुषार्थ बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ को प्राप्त करने के बाद ही मोक्ष मिलता है। प्रार्थना में बोलते हैं ना, मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम, है ना। आत्माष्टकम बोलते हैं, लास्ट में बोलते हैं शिवोहम शिवोहम, है ना। तो इस आत्माष्टकम में आत्मा क्या क्या करती है, कैसे कैसे कराती है, ये सब का वर्णन है। और किससे कराती है इसका भी वर्णन है। तो वो किससे कराती है, ये 5 शरीर है। उसे संस्कृत में कहते हैं अन्नमय कोश, जिसे हम स्थूल शरीर भी कहते हैं। दूसरा है प्राणमय कोश, जिसे हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, जो मानव आकृति है ना, प्राण शरीर है। तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है ज्ञानमय कोश, और 5वां है आनंदमय कोश। तो अब बताओ, हम बोलते हैं आत्मा का स्थान हृदय है। अब ये 5 शरीर में कहाँ है, पता है? हमने ऑरा फोटोग्राफी देखी है। श्री माता जी ने बोला है आप ऑरा फोटोग्राफी से कार्बन का फोटो निकालो, उसके 3 स्ट्रक्चर दिखेंगे। अलग अलग चित्र भी हमने अभी यूट्यूब पे इधर देखे होंगे। बॉडी के आजू बाजू में पूरा ऑरा फैलता है। क्या है? इट्स अ एनर्जी फील्ड। आत्मा की जो ऊर्जा होती है वो कितने दूर तक प्रवाहित होती है, उसका वो फील्ड है। इसको आप बढ़ा सकते हो। आप गुस्सा करोगे और एनर्जी फील्ड को गिनोगे तो वो छोटी हो जाएगी। आप शांत हो जाओगे, मन को शांत करोगे और बढ़ेगी। आचरण से भी बढ़ेगी, स्मरण से भी बढ़ेगी, क्योंकि वो आत्मस्थिति है। ठीक है। अब ये कैसे होता है? तो आत्मा रहता कहाँ है? तो आत्मा का स्थान होता है आनंदमय कोश, सबसे लास्ट वाला। और हमको बीमारी दिखती है स्थूल शरीर में, जिसे हम अन्नमय कोश बोलते हैं। और हमारा पूरा फोकस सिर्फ इस शरीर पे होता है। डायबिटीज हो गया, क्या गिनते हैं? शुगर लेवल ही गिनते हैं। जैसे पेट में खाना इनडाइजेस्टेड रहता है, वैसे ब्लड में शुगर इनडाइजेस्टेड रहती है। कितना सिंपल है। सीधे सीधे आपका डाइजेशन बिगड़ा है, डाइजेशन सुधारो, पेट का डाइजेशन सुधरेगा, शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगी। क्यों नहीं होगी बताओ?
इतना सिंपल है। हम जो खाते हैं उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाते, क्यों? फोकस। खाना किसके लिए है? क्लियर नहीं है। हमको खाना इसलिए है ताकि मेरा ये रथ चल सके, और रथ को कहाँ चलाना है? वो उधर लेके जाना है, श्री माता जी के चरणों की ओर, मोक्ष प्राप्ति की ओर। हमारे आत्मा को ये सफ़र करना है, ट्रैवल करना है। आप लोग सब लोग अपने अपने घर से आए, कोई ऑटो में बैठे, कोई ट्रेन में बैठे, कोई फ्लाइट में बैठे, उसको यहाँ लेके आए क्या? कोई अपनी पर्सनल व्हीकल से आए, यहाँ लेके आए क्या? बाहर ही छोड़ दिया। तो वैसे ही आत्मा एक सफ़र पे निकला है, और वो सफ़र है मोक्ष प्राप्ति का। उसका टूल ये शरीर है। अब रूल इतने सिंप्लीफाइड हो जाते हैं, अगर ये कंसेप्ट आप समझोगे तो आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत ही नहीं है कि मुझे प्रोटीन खाना है, ये खाना है, वो खाना है, वो खाना। आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी में पेट्रोल डालते हो। अब डीजल गाड़ी होगी तो पेट्रोल डालोगे क्या? सिंपल। पेट्रोल गाड़ी है, पेट्रोल डालो, प्रॉपरली गाड़ी का मेंटेनेंस करो, गाड़ी खराब नहीं होगी। थोड़ी बहुत हो गई, उतना उसको रिपेयर कर लो। हम अपने बॉडी के प्रति ये रूल कभी फॉलो नहीं करते, इसलिए हमारा बॉडी बीमार पड़ता है। और जैसे ही फिजिकल सिम्टम्स आ गए तो हम भागते हैं दवाइयों की ओर। बीमार किसने किया? 25 साल तक आपका शरीर सभी हार्मोन प्रॉपर सीक्रेट कर रहा था। 26वें साल में नाराज हो गया, जो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग कर दिया अचानक से। 25 साल तक पैनक्रियाज प्रॉपरली इंसुलिन सीक्रेट कर रही थी, 26वें साल में नाराज हो गई पैनक्रियाज, जाओ मैं नहीं सीक्रेट करूंगी। तो हमारा शरीर किसके कंट्रोल में है ये भी हमको पता नहीं है। तो हमको पहले ये समझना चाहिए। श्री माता जी ने हमको काफ़ी सारी हिंट्स दे के रखी हैं, उन्होंने हर चीज़ के बारे में बोला है, हमने सिर्फ उसमें से उठाया स्थूल चीज़ों के बारे में, है ना। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोटीन डाइट, प्रोटीन डाइट, प्रोटीन डाइट। कल से सब प्रोटीन खाना चालू करेंगे, पचाएगा कौन? वो नहीं, मुझे पचाना है, मुझे खाना है तो मुझे पचाना है। तो हमको सिंप्लीफाइड रूल करना चाहिए। तो एक सहज योगी को अगर बीमार नहीं पड़ना है तो क्या करना है, इस पे हम कभी चर्चा नहीं करते। हम हमेशा ये चर्चा करते हैं बीमार होने के बाद क्या करना है ना। लेफ्ट साइड पकड़ गई, चलो ये करो, कैंडलिंग करो या खाने में ये खाओ। राइट साइड पकड़ गई, चलो आइस पैक ट्रीटमेंट करो, ये खाओ। ये चक्र पकड़ गया, उसके लिए ये ट्रीटमेंट करो। अरे वो पकड़ाई क्यों? वो ना पकड़े इसके लिए क्या करना है? स्वस्थ रहना है ना। स्वस्थ रहना है का मतलब क्या होता है? अपनी स्थिति को मेंटेन करना है। तो स्वस्थिति को मेंटेन करना है तो उसके लिए पहले आत्मा की स्थिति तो पता चाहिए। तो आत्मा की स्थिति क्या है? आत्मा के जो गुण हैं वो बेसिक 7 गुण हैं, इसलिए आत्मा को सतो प्रधान बोलते हैं या सतोगुणी बोलते हैं। सतोगुणी यानी 7 गुण वाली। तो जो सतोगुणी आत्मा होती है वही श्रेष्ठ आत्मा होती है, वही परमात्मा से उसका मिलन होता है। जब तक उसमें मलिनता है, किसी भी प्रकार का दोष है, मोक्ष नहीं मिलेगा, फिर घूम के आना पड़ेगा। अब ये कैसे पता चलेगा? तो उसमें भी श्री माता जी ने बता के रखा है 7 एनर्जी सेंटर्स, 7 चक्र है ना। 7 चक्रों के 7 गुण हैं बेसिक। ये 7 गुण अल्टीमेटली आत्मा के गुण हैं, ठीक है। क्षमाशीलता है, प्रेम है ना, एक्सेप्टेंस है, बेसिक गुण है 7 चक्रों की। पवित्रता है ना, आनंद है। ये 7 गुण आत्मा के गुण हैं। अब ये गुण अगर हमारे सुबह से रात तक कंसिस्टेंटली हमारे साथ रहने वालों को फील होगा तो क्या होगा? 100% हमारे अंदर वो अंदर से बाहर बहते जा रहे हैं। अब साथ वालों को फील नहीं हो रहा है, हमें पता वो करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें सिर्फ अपनी स्थिति पे ध्यान रखना है। मुझे तो भी एटलीस्ट समझ में आए। अब इसके लिए भी श्री माता जी ने वेज बताए हैं। जैसे हम सुबह चर्चा कर रहे थे, अब पेशेंट भी मेरे पास बहुत आते हैं। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि डायबिटीज़ हो गया तो मीठा नहीं खाना है, ठीक है। मैंने आज तक एक भी डायबिटिक पेशेंट ऐसा नहीं देखा है कि जो सुबह उठ के पानी नहीं पीता है, जो 1 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पीता है।
एक भी नहीं देखा। वो डायबिटीज़ क्या है पता है? मीठा पानी है। आप शुगर कंट्रोल कर लोगे, पानी का कंट्रोल कौन करेगा? दिन भर में इतना पानी पीना चाहिए, रूल हम सीख लेते हैं। बॉडी को किसने पूछा? अरे वो उतना निकाल भी पा रही है कि नहीं बाहर? इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट होना चाहिए। खाना आप खा रहे हो, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट होना चाहिए। अभी बहुत लोग जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर प्रोटीन डाइट लेते हैं, फिर डाइटरी सप्लीमेंट में सुबह मोट खाएंगे। एक कटोरी मोट जो हम खाते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए, पचाने के लिए 8 घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ती है। क्या हम करते हैं? वेयर वी आर गोइंग, सब बीमारी की ओर जा रहे हैं। फिर हम बोलते हैं हम बीमार पड़ रहे हैं। तुअर की दाल, मैं जब छोटा था तो मैंने छिलके वाली तुअर की दाल खाई है। आज मिलती है क्या? सब बिना छिलके वाली खाते हैं। तो पुराने लोग, आपने सबने अपने दादा नानी को देखा होगा, 100 में से 1 या 2 बड़ी मुश्किल से कोई बीमारी से मरता था, है ना? मैक्सिमम तो एक्सीडेंट में इसमें मरते थे। और जो एक्सीडेंट से बच गए वो लाइफ लॉन्ग जीते थे, उनकी नेचुरल डेथ होती थी, है ना? तो अभी क्यों नहीं होता? पहले तो न्यूट्रिशन भी नहीं था, कोई प्रोटीन नहीं मिलता था, कोई खाना नहीं मिलता था, कार्बोहाइड्रेट समझ में ही नहीं आता था किसी को, था ही नहीं। तो वो कैसे हेल्दी थे? और हमको इतना न्यूट्रिशन है फिर भी हम बीमार हैं, है ना? पुराने ज़माने में फल खाने को नहीं मिलते थे, दिखते भी नहीं थे, तो विटामिन बी तो कम होना चाहिए था, उनका नहीं होता था, हमारा होता है। इसका मतलब क्या है? हमारी बॉडी उसको पकड़ के नहीं रख पा रही है या मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही है। तो प्रॉब्लम बॉडी में है, न्यूट्रिशन में नहीं है। हमारा फोकस ही उल्टा जा रहा है। यह हो गया स्थूल शरीर के बारे में, ठीक है? तो हमको क्या खाना है, कैसा खाना है, ये सब ध्यान रखते हैं। पहला ध्यान ये रखिए कितना खाना है, दूसरा ध्यान रखिए कब खाना है। तो अबाउ 40 साल के बाद एक टाइम खाना खाने को बोला है। कहावत है, 1 बार खाए वो योगी, 2 बार खाए वो भोगी, और 3 बार खाए वो हम कौन है? क्योंकि 3 बार खाते हैं। और फिर यहाँ के बैठते हैं, मेरा ये क्लियर करो, किसका लोड बढ़ा रहे हैं हम? वो बोलेंगे जाओ तुमको जो करना है करो, है ना? तो हम बोलते वक्त बाहर सबको बताते हैं हम सहज योगी हैं, नाम के सामने योगी लगाते हैं। योगी जैसा आचरण भी तो होना चाहिए, है ना? पुराने ज़माने में लोग 2 बार खाते थे, तो खेत में जाते थे, हल जोतते थे, है ना? 8, 10, 15 किलोमीटर पैदल चलते थे, फिजिकल मेहनत करते थे। घर में 50-60 लोगों का खाना बनता था। उस समय कोई मिक्सर नहीं था, कोई ग्राइंडर नहीं था, कोई वॉशिंग मशीन नहीं थी, सब हाथ से करते थे। घर में परमानेंट कलर भी नहीं थे, रोज लिपाई पुताई होती थी। तो इतना फिजिकल वर्क करने के बाद में 10 रोटी उनको इजीली पच जाती थी। उनके लिए वो लाइट मील था, लो कैलोरीफिक वैल्यू डाइट था। हमारे लिए हम सवेरे उठते हैं, बेड से पैर नीचे रखे नहीं कि मुंह को ग्लास लगाते हैं। पुराने ज़माने में उठने के बाद किचन में जाने के लिए पहले नहाना पड़ता था। नहाने के पहले नियम होता था, पहले जाओ शरीर साफ करो, शौच होती थी, पेट साफ होता था, मोशन होती थी, यूरिन होती थी, उसके बाद में घूमना होता था। घर में तो था नहीं, अटैच जंगल होता था पहले, अभी अटैच टॉयलेट होता है। चलना होता था, फिजिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत ही नहीं थी, यही बहुत होता था। फिर वहाँ से आने के बाद पूरे घर की सफाई होती थी, पूरे घर की सफाई होने के बाद नहाते थे, फिर जाके कुछ ना कुछ पेट में डालते थे। अभी 1 गिलास पानी सुबह उठ के पियो, हेल्दी रहेंगे। मैंने आज तक एक इंसान नहीं देखा जो रोज़ सुबह उठ के 1 गिलास पानी पीता है और परफेक्टली हेल्दी हो। मैं फिजिकल के बारे में बात कर रहा हूँ, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फिजिकल एक भी नहीं देखा। हमको बॉडी को मेंटेन करना है। जब हम बोलते हैं स्वस्थिति, तो फिजिकल बॉडी की क्या स्थिति है? तो वाटर कंटेंट मेंटेन करना है, प्रोटीन कंटेंट मेंटेन करना है, विटामिन लेवल मेंटेन करना है, फिजिकल एक्सरसाइज मेंटेन करना है। ज़्यादा हो गया पसीना निकालो। हमको लगता है 1.5 लीटर पानी पिया, बहुत बार यूरिन हो गई, निकल गया, गलत है, किडनी खराब हो जाएगी। उसको लिमिटेड काम है, दिन भर में 1.5 लीटर पानी बाहर निकालना उसका काम है।
आपने 5 लीटर पिया, 1.5 लीटर वो निकालेगी, बाकी का बॉडी में डिपॉजिट होगा। फिर हम बोलेंगे हम तो कुछ भी नहीं खाते फिर भी वजन बढ़ते जा रहा है। इम्बैलेंसिंग है। जो भी आप खा रहे हो वो पहले कमाओ, इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं, इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज, एक्सर्शन। फिजिकल एक्सर्शन ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है हेल्थ मेंटेन करने के लिए। तो डेली 1 आवर वर्कआउट करो, 2 बार खाना खाओ, मत करो 1 बार, कम से कम 2 बार तो भी करो। हेल्दी डाइट रखो और रात को खाना मत खाओ। हमें सब उल्टी पट्टियाँ पढ़ाई हैं। डिनर की डेफिनेशन हमको लगता है हेवी मील ऑफ नाइट, रात का खाना, उसको हम डिनर बोलते हैं। डिनर की डेफिनेशन होती है हेवी मील ऑफ द डे। अब आप चाहे सुबह लो चाहे शाम को लो, रात में नहीं लेना है, दिन में लेना है। हम उल्टा करते हैं, जो भी हेवी खाना होता है रात को खा लेते हैं, सुबह पेट गड़बड़ हो जाता है, शरीर भारी पड़ जाता है, सुस्त हो जाता है, उठने की इच्छा नहीं होती। फिर बोलते हैं हमारी लिथार्जी हो गई, कैंडल लेके बैठ जाते हैं। जिंदगी में कभी लेफ्ट साइड क्लियर नहीं होगी। रात को खाना कम करो, अपने आप सुबह उठ के फ्रेशनेस आ जाएगा, घूमना फिरना चालू हो जाएगा, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बार बार ट्रीटमेंट में हम फंस रहे हैं। ऋषि माता जी ने कभी नहीं बोला है कि आपको स्वस्थ रहना है तो ट्रीटमेंट करना है। उन्होंने बोला है अगर बिगाड़ आ गया सब रूल फॉलो करके तो ये करो। हम उल्टा करते हैं, हम ध्यान का समय भी ट्रीटमेंट में बर्बाद करते हैं। फुट सोक करना है। सिंप्लीफाइड सहयोग की ट्रीटमेंट क्या है? सबसे सिंप्लीफाइड, बर्तन में पानी लो, नमक डालो, उसको वाइब्रेट करो, पैर रखो, बंधन लो, श्री माता जी की बिंदी की ओर देखो। 5 से 7 मिनट सिंप्लीफाइड। नहीं आता मंत्र छोड़ दो ना, सिर्फ श्री माता जी की ओर देखो। भाव उत्पन्न करो कि श्री माता जी मुझे मेरे प्राण शरीर को क्लियर करने वाले हैं। फुट सोकिंग से फिजिकल बॉडी नहीं, प्राण शरीर हमारा क्लियर होता है। प्राण शरीर क्लियर होगा तो प्राण शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी, वाइब्रेशंस का फ्लो बढ़ेगा, फिजिकल बॉडी में अच्छा फील होगा। ठीक है, बस इतना करो। इसके बाद में मेडिटेशन करो, ये डेली करना है। अब इसके अलावा आपको जो भी समस्या आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप अगर कुछ अलग करते हो दैट इज़ ओके। वो उतने समय के लिए है, उसको रूटीन नहीं बनाना है। हम हमेशा उल्टा करते, कोई भी चीज़ को रूटीन बना के रख देते हैं, वैसा नहीं करना है। रूटीन आपका एक ही होना चाहिए। सुबह उठो, सुबह उठ के मेडिटेशन करो, शाम को मेडिटेशन करो और दिन में 1 बार कम से कम फुट सोक करो। जिनको ज़्यादा समय मिलता है, समय कहाँ बिताना है ये समझ में नहीं आ रहा है, करो सब। दिन में 4 बार फुट सोक करो, क्या दिक्कत है? टीवी देखने से तो बेटर है, कम से कम आप श्री माता जी को तो देख रहे हो, है ना? तो दैट इज़ बेटर। लेकिन जो वर्क कर रहे हैं फिर वो ये सोचते हैं फुट सोक नहीं हुआ तो मेडिटेशन कैसे करूं? इम्पॉर्टेंट है मेडिटेशन। मेडिटेशन अगर आप भूल गए क्या मतलब है, कितना भी ट्रीटमेंट कर लिया तो, है ना? स्थूल शरीर के बाद प्राण शरीर को मेंटेन करना है। तो प्राण शरीर को मेंटेन करने के लिए 2 एक्सरसाइज करनी है। एक तो फुट सोक, दूसरा फिजिकल लेवल पे हमको एक्सरसाइज करनी है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो हम रेयरली करते हैं। आपको पता है हमारा रोज सवेरे पेट साफ होता है तो कितना शरीर का शुद्धि होता है? रोज सवेरे उठ के हमारे बॉडी के क्लींजिंग के मैकेनिज्म्स क्या क्या है नेचुरल फिजिकल बॉडी के, पता है? 3 बेसिक है। पहले पेट साफ होता है, मोशन होती है, उसके द्वारा शरीर की शुद्धि होती है। दूसरा यूरिन से निकलता है, पेशाब से शुद्धि होती है। और तीसरा पसीने से निकलता है। फीमेल बॉडी में एक चौथा मैकेनिज्म भी होता है पीरियड्स, उसके साथ भी बॉडी की शुद्धि होती है। अब इसके अलावा कान से मल निकलता है, आँख से निकलता है, नाक से निकलता है, बालों की जड़ों में सीबेशियस ग्लैंड होते हैं, वहाँ से सिक्रीशन निकलता है, ये सब शुद्धि है। अब बेसिकली आप मोटा मोटा अगर देखो तो जब पेट साफ होता है तो 3% शरीर की शुद्धि होती है। कितनी? मान लो 100% अगर गंदगी है तो सिर्फ 3% निकलेगी मोशन के साथ, 7% निकलेगी यूरिन के साथ, बाकी कहाँ जाएगी? 20% निकलेगी पसीने के साथ और बाकी निकलती है हमारे रेस्पिरेशन से। अब हमारे रेस्पिरेशन से अगर शरीर की शुद्धि होने वाली है उसकी तरफ तो हम ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ भजन गाते हैं, श्वासादि माला नल सिमरा में तेरा नाम, बाकी कुछ नहीं करते, छोड़ देते उसको, जो पूरे शरीर को स्वस्थ मेंटेन करने वाला है। आपको कभी गुस्सा आ जाए ना, बस एक सिंपल ट्रिक करो, 3 बार लंबी सांस लो और सांस छोड़ो, तुरंत गुस्सा शांत हो जाएगा।
हो गई कि नहीं मन की शुद्धि? करते ही नहीं, फिर जूता लेके ठोकते बैठते, मेरे अंदर का गुस्सा नहीं जा रहा। अरे वो गुस्सा है भी कि नहीं ये तो पहले समझो। इसलिए श्री माता जी ने बोला है यू मस्ट इंट्रोस्पेक्ट। अब हमारी इंट्रोस्पेक्शन की भी अलग डेफिनेशन है। हम डेफिनेशन बनाते हैं, सुबह लिस्ट बनाते हैं बाकायदा, सुबह उठ के ध्यान किया 5 बजे का, हाँ ठीक, चलो मैं सहयोगी हूँ, लेबल लगा दिया। दूसरा, मैंने फुटसोक किया, हाँ चलो ठीक। तीसरा, मैं सहयोगी से बात किया, हाँ चलो ठीक। मैं सेंटर पे गया, हाँ। मैं पूजा में गया, हाँ। मैंने प्रचार में गया, हाँ। मैंने 4 लोगों को सहयोग बताया। ये कहाँ का इंट्रोस्पेक्शन है? ये श्री माता जी ने बताया भी नहीं है करने के लिए। इंट्रोस्पेक्शन का सीधा सीधा अर्थ होता है स्व निरीक्षण, स्व अवलोकन, यानी मेरे अंदर क्या चल रहा है ये भी तो पता होना चाहिए। 10 बज गए इसलिए हम खाना खाने वाले लोग हैं। अरे पेट को थोड़ी 10 बजे भूख लगेगी, उसको जब लगेगी तब खाना खाना है ना? तो वैसा ही है हमारे स्थूल शरीर के लिए बेसिक रूल अगर आप फॉलो करेंगे तो बीमारी होगी ही नहीं। और अपने बॉडी को डिसाइड करने दो कब लेना है। प्रमाण आपके हाथ में है, इतना खाना खाओ, 2 अंजलि मिला के जितना आता है इतना खाना खाओ, इतना पानी पियो, सिंपल। प्रमाण सेट हो गया। कब करना है? प्यास लगने पे पानी पीना है, भूख लगने पे खाना खाना है। लेट द बॉडी डिसाइड। चलाना गाड़ी को है ना, गाड़ी चलेगी, पेट्रोल जलेगा तो टंकी खाली होगी। गाड़ी चलेगी नहीं और रोज आप 1-1 लीटर पेट्रोल डालते जाओगे, ओवरफ्लो हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, है ना? तो ये हो गए स्थूल नियम। फिर प्राण शरीर के लिए प्राणायाम करो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। अगर आपको समस्या आ ही रही है लेफ्ट साइड की, राइट साइड की, आपको समझ में आ ही रहा है, आप कैंडलिंग अगर लेफ्ट साइड के लिए कर रहे हो तो उसके साथ साथ सूर्य भेदन प्राणायाम करो। प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम उसको इसीलिए बोला है कि वो लेफ्ट और राइट का बैलेंस करता है। हमको ये समझना है, आगे भी बताऊंगा क्यों समझना है, क्यों जरूरी है। तो इतना सिंपल करके हम काफ़ी सारी बीमारी खत्म कर सकते हैं। जैसे गुस्सा बहुत आ रहा है, आप राइट चैनल बंद कर दो, लेफ्ट चैनल से सांस लो, छोड़ो। गुस्से की वजह से आया हुआ बीपी सेटल हो जाएगा, क्योंकि वो तो गुस्से की वजह से आया ना। लेफ्ट साइड चालू हो जाएगी, राइट साइड बंद हो जाएगी, ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। राइट साइड ज़्यादा चलाएंगे बीपी बढ़ेगा, लेफ्ट साइड चलाएंगे लो हो जाएगा। बैलेंस करना है। तो ये अब जब गाड़ी चलाते हो तब आप यू कैन डू दैट, बैठे बैठे ऑफिस में कर सकते हो। वहाँ कहाँ संतुलन करेंगे? तो वहाँ ये ट्रिक्स हमको आनी चाहिए, हमको पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज हो गई, 15 मिनट प्राणायाम हो गए, स्थूल शरीर प्राण शरीर का काम हो गया। न्यूट्रिशन प्रमाण मैंने आपको बताया, इस प्रकार से गया। अब आता है मन शरीर। हमारा जो मन होता है इसका पोषण इमोशंस से होता है। तो हमको हमारे बॉडी के इमोशनल फ्लक्चुएशन समझ में आने चाहिए। हमको ये तो समझता है कि मुझे गुस्सा आ गया था, हमको ये कभी नहीं समझता कि मुझे गुस्सा क्यों आया, बहुत लेट समझता है। मैं मेरा ही एग्जांपल देता हूँ, बहुत बार दिया है मैंने, आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा। मैं पहले जब प्रैक्टिस करता था, नया प्रैक्टिशनर था, ओपीडी में बैठता था, उस समय पेशेंट की संख्या भी बहुत अच्छी थी, अच्छे पेशेंट आते थे। कम्युनिटी वर्क होने की वजह से भीड़ भी लगी रहती थी। फिर जब भी पेशेंट आते थे तो मुझ में कर्ता भाव आ जाता था कि मैं करने वाला हूँ। अब मैं करने वाला हूँ तो मैंने इसको बताया तो इसने करना चाहिए, है कि नहीं? अब जब मैं किसी को डाइट बता के लिख के देता था कि तुमने ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये चीज़ें करना है, दवाई ऐसी लेना है, सब लिख के दे अच्छे से। अभी भी देता हूँ, पहले भी देता था। अब वो 7 दिन की बजाय 10 दिन के बाद आता था। फिर बोलता था सर दवाई खा रहे थे तब तक अच्छा था, बाद में बंद कर दिया तो ऐसे हुआ। तो मुझे गुस्सा आ जाता था, तेरे को किसने बोला 7 दिन में दवाई बंद करने को? अपने ही मन से डिसाइड कर लिया। ये मेरी थॉट प्रोसेस चलती थी। फिर मैंने बताया ये नहीं खाना है, वो खा के आ जाता था, फिर तकलीफ हो जाती, तो मुझे गुस्सा आना चालू हो जाता था। मुझे समझ में नहीं आया, 1.5-2 साल तक समझ में नहीं आया। मेरे जो कलीग्स थे वो मुझे बताते थे तेरा टोन बढ़ रहा है, इतने में गुस्सा बहुत आ रहा है। अब मेरा नेचुरली वॉल्यूम हाई पिच है, मैं विदाउट माइक भी बोलूँगा तो लास्ट तक सुनाई देगा। अब ये हाई पिच में मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता था कि मेरा पिच हाई है इसलिए इनको लगता होगा। लेकिन एक दिन मैंने सोचा अरे इतने लोग बोल रहे हैं, कुछ तो सच होगा। मैंने सोचा चलो लेट मी इंट्रोस्पेक्ट,
मुझे ऑब्जर्व करने दो। मैंने क्या किया, सिंपल चीज़ किया, एक डायरी लिया। डायरी लेके मैं बैठा था। जब जब मुझे फील होता था कि यार मैं थोड़ा एंग्री हो गया हूँ, मैं एक लकीर खींचता था। पहले दिन में मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ, पूरा इतना बड़ा डायरी का पेज भर गया था। तो मुझे दिन में इतनी बार गुस्सा आया था। और मैं लकीर कैसे खींचता था, 1 2 3 4 5 ऐसे, इसमें वो पूरा पेज भर गया था। मैं गिन भी नहीं पाया कितनी बार हुआ, हिम्मत ही नहीं हुई गिनने की। फिर मैंने सोचा नहीं, अब इस पे काम करना ज़रूरी है। फिर वही मैंने जैसे आपको बताया, जूता लेके बैठ गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। 3 हफ्ते तक कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर बात समझ में आई, हम गलत जगह काम कर रहे हैं। फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि मुझे गुस्सा क्यों आता है। तब मुझे पता चला कि आई हैव एन ईगो, मुझ में एक ईगो आ गया था, वो कर्ता भाव आ गया था कि मैं करने वाला हूँ। और वो ईगो ये था कि मैंने अगर इसको बताया तो इसने करना चाहिए। अभी क्यों आया, क्योंकि ये करेगा तो बाहर बताएगा कि ये डॉक्टर अच्छा है, और नहीं करेगा, इसको रिजल्ट नहीं आएगा तो बाहर क्या बताएगा, मैंने ट्रीटमेंट लिया, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मत जाओ। तो वो मेरी आइडेंटिटी वहाँ जुड़ गई। तो मैंने अलग काम किया। आज के बाद जब भी मैं पेशेंट को बताता हूँ, मैं ये बताऊँगा कि ये आपको करना है। उसके बाद मैं खुद को बोलूँगा मेरा काम हो गया, अब आगे उसका रोल है। श्री माता जी ने बताया ना, आप प्यासे को पानी तक ले जा सकते हो, पिला नहीं सकते। उसने डिसाइड करना है पीना है कि नहीं पीना है। तो हमारा काम बताना है। कृष्ण ने भी बोला है, राह दिखाना मेरा काम है, युद्ध लड़ना अर्जुन तेरा काम है। तो मेरा काम मैंने कर दिया, ठीक है। उनका काम था उसको मेरे पास लेके आना, वो लेके आ गए, मैंने अपना काम किया। अब आगे उसकी जिम्मेदारी, करे चाहे ना करे। इससे 2 बेनिफिट हुए। फर्स्ट, मेरा जो एंगर था आया ही नहीं, क्योंकि इमेज ही नहीं थी, खुद की आइडेंटिटी ही वहाँ से मैंने हटा दी थी। और दूसरा, मेरा कर्ता भाव खत्म हो गया। कर्ता भाव खत्म हो गया तो मेडिटेशन की स्थिति होना चालू हो गई। तो हर पेशेंट के बाद मेरा अनकॉन्शियसली 1-2 सेकंड के लिए मेडिटेशन हो जाता था, अनकॉन्शियसली, जिसकी वजह से मेडिटेशन में भी फ़र्क पड़ने लगा। और जो पेशेंट को हीलिंग जाती है वो ज़्यादा होने लगी। इसलिए मेरे बहुत सारे पेशेंट मुझे बोलते हैं आपसे बात किया तो आधा अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो दिस इज़ द रीज़न। तो ये हमको भी समझना चाहिए कि हमारे अंदर ये फ्लक्चुएशंस क्यों आ रहे हैं। इसे कहा गया है इंट्रोस्पेक्शन, क्योंकि ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें ज्ञान नहीं होगा कि ये गुस्सा क्यों आ रहा है। हम सिर्फ बोलते जाएंगे गुस्सा आ रहा है, एंगर हो रहा है, फिर हम स्थूल शरीर पे काम करेंगे। बीमारी कभी भी बाहर से अंदर नहीं आती है, अंदर से बाहर जाती है। उसको अगर हम चेंज करेंगे तो बार बार बीमार होंगे ही नहीं। तो ये हमको चेंज करना होता है। तो ये है हमारे मनोमय कोश की, हमारे मन की चिकित्सा। हम हमेशा अपने मन को और आत्मा स्थिति को कंफ्यूज कर जाते हैं। हमको लगता है निर्विचार स्थिति यानी मन में कोई विचार नहीं है। उल्टा है, निर्विचार स्थिति ये आत्मा की स्थिति है, मन की स्थिति अलग है। मन को एक विचार में स्थिर रखना है, आत्मा निर्विचार अपने आप हो जाएगा। मन में विचार जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आत्मा कंफ्यूज हो जाएगा कौन से विचार को एनर्जी दे। तो आत्मा की स्थिति अनुभव नहीं होगी, हमारी एनर्जी डाउन हो जाएगी। आत्मा कभी भेदभाव नहीं करता है कि आज तुम यहाँ पे श्री माता जी के सामने बैठे हो, मैं ज़्यादा एनर्जी दूंगा, और कल तुम गाड़ी चला रहे हो तो मैं कम एनर्जी दूंगा। वो ऐसा कभी नहीं करता। उसका काम है रोशनी देना, सूरज के जैसा। आत्मा ये परमात्मा का अंश है, यह हमेशा परिपूर्ण होता है, ये पूरे बॉडी को एनर्जी देता है। हमारा मन बीच में गड़बड़ करता है। अब मन जब उसमें थॉट प्रोसेस क्रिएट करेगा, कुछ भी करेगा, और हम उसको देख नहीं पाएंगे तो गड़बड़ होगी। इसके बाद हमको देखना है हमारे ज्ञानमय कोश, हमारे ज्ञान शरीर को। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना, ये आप में भी है, ये सब नॉलेज हम सब में है। हम सब में एक गायक है, हम सब में एक लेखक है, हम सब में हर एक क्वालिटीज़ है। किसी ना किसी जन्म में कहीं ना कहीं हमने ये सब अनुभव करके रखा है, और ये सब रिकॉर्डेड होता है हमारी कुंडलिनी पे, हमारे अंदर, जिसे हम बोलते हैं ज्ञान शरीर। तो हमारे ज्ञान शरीर के अंदर अच्छी भी चीज़ें हैं, बुरी भी चीज़ें हैं। हमको सिलेक्ट करना है कौन सी चीज़ बाहर आनी चाहिए। ये आत्मा सिलेक्ट करता है कौन सा कर्म हमको ख़त्म करना है, जिसे संस्कृत में लोग संचित कर्म बोलते थे, है ना। यानी इतने सालों से हमारे मनसा वाचा कर्मना,
कर्म यानी ऐसा नहीं कि मैंने उसको जाके मारा, मैंने सोच लिया ना मैं उसको मारूंगा, वो रक्त बीज है। कर्म यानी रक्त बीज है, जितने बूंद गिरेंगे उतना नया राक्षस तैयार होगा। तो जितनी बार हमने किसी के बारे में चाहे अच्छा सोचो या बुरा सोचो, कर्म फल बनेगा। ठीक है, इसलिए श्री कृष्ण ने कहा था आप कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। तो वो कर्म को आप दे दो, मुझ पे छोड़ दो, उनके ऊपर छोड़ देना है। तो हमें हमारा काम करना है, बाकी उन पे छोड़ देना है। जैसे ही हम ये छोड़ना चालू करेंगे तो हमें उस कर्म बंधन से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज मोक्ष। और जब हमारा एक एक करके सभी संचित खत्म हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हमको मोक्ष मिलेगा। अब ये हमको कहाँ से पता चलेगा? हमारे अंदर तो है, पता कैसे चलेगा? तो इसलिए श्री माता जी ने एक सुंदर बात कही है कि सहज योग में आने के बाद आप पहले सब कर्मकांड करते थे, सब ग्रंथ पढ़ते थे, सब करते थे। सहज योग में आने के बाद वाइब्रेटरी अवेयरनेस पर उन चीज़ों को परखो। अब मुझे बताओ, श्री माता जी ने एक स्पीच में कहा है कि ज्ञानेश्वरी में, संत ज्ञानेश्वर में 6ठे अध्याय में कुंडलिनी का वर्णन किया है। कितने लोगों को पता है? कितने लोगों ने 6ठा अध्याय पढ़ा है? पढ़ा है क्या? कुंडलिनी शब्द कहाँ आया वहां पे? 6ठे अध्याय में कुंडलिनी शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं है। श्री माता जी ने हमको हिंट दिया है कि तुमको ये पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि 6ठे अध्याय में श्री माता जी ने वर्णन करके दिया है। 6ठे अध्याय में ज्ञानेश्वरी में जो लिखा है वो ये लिखा है कि कुंडलिनी जागृति होने के बाद या मोक्ष मिलने के बाद क्या लक्षण होते हैं। 6ठा अध्याय लिखते समय ज्ञानेश्वर महाराज को समाधि आना शुरू हो गई थी। समाधि की अवस्था में वो तभी समाधि लेने वाले थे, लेकिन फिर उनको जगाया कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए बोलते हैं 6ठा अध्याय खंडित है। लेकिन हमने पढ़ना तो चाहिए, है ना? हम श्री माता जी के स्पीच को कितना फॉलो करते हैं? नहीं करते, स्थूल चीज़ों को फॉलो करते हैं। बिटवीन द लाइन्स जो श्री माता जी ने बताया है वो हमको समझना है। वो जब हम समझेंगे तो ज्ञान शरीर ठीक से काम करेगा, और ज्ञान शरीर जब ठीक से काम करेगा तो हर चीज़ हमारी ऑटोमेटिक बैलेंस होगी, क्योंकि वो रक्त बीज है। हमारे नॉलेज में जो संचित एक चीज़ होती है, एक बीज होता है, एक थॉट होता है जो हमारे मन की एंजाइटी बढ़ाता है। मन में थॉट प्रोसेस बढ़ती है और आत्मा की एनर्जी जो आ रही है, जो परम चैतन्य आत्मा से आ रहा है, डिप्लीट होता है। डिप्लीट होने के बाद वो एनर्जी डिप्लीट हो गई ना, फोकस कहाँ होगा? सूरज की रोशनी में आप कागज पकड़ोगे तो नहीं जलेगा, डिप्लीट है, डिस्पर्स्ड है, उसको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा एक जगह पे। तो हमारे बॉडी में जो कॉन्सेंट्रेटेड वाइब्रेशंस आ रहे हैं वो हमारे इस बीज की वजह से आगे उसका बड़ा चित्र बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे स्क्रीन था, ऐसे अगर आपने एक के बाद एक 5 ट्रांसपेरेंट पर्दे लगा दिए और उसके पीछे में एक लाइट लगाया, ठीक है, अब दाग होगा दूसरे पर्दे पर, दिखेगा कहाँ पे? लास्ट इस पे बहुत बड़ा दिखेगा, होगा कितना? इतना सा, क्योंकि पीछे से लाइट आ रहा है, वो दाग की वजह से आगे नहीं जा पा रहा है। तो पहले पर्दे पे दाग है, हम दूसरे को साफ करते जाएंगे, वो कभी साफ नहीं होगा, है ना? लाइट का फोकस बढ़ाएंगे फिर भी नहीं जाएगा, डीम हो जाएगा, जाएगा नहीं। तो हमको हमारे ये बीज भी ढूंढने हैं। हर बीमारी के पीछे ऐसी एक बीज होती है, वो चाहे फिजिकल बीमारी हो, चाहे इमोशनल हो, किसी भी हो। आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों को पता है कि मुझे ये चीज़ खाने से तकलीफ होती है? कोई भी चीज़ होगी, तकरीबन सबको पता है क्या खाने से मुझे तकलीफ होती है, मुझे क्या खाने से मुझे तकलीफ होती है, हर एक को पता होता है। फिर भी हम खाते हैं, क्यों? और हम सॉल्यूशन भी ढूंढते हैं, खाने के बाद क्या खाए ताकि तकलीफ ना हो। तो वो बीज है, वो हमको करने लगाता है ना? मेरे एक पेशेंट आता था, पूना में था, रहता था, वो नागपुर आया था। वो बोले सर मैं कभी भी नाश्ता करने जाता हूँ मेरे को एसिडिटी हो जाती है। मैंने बोला तो नाश्ता क्या करता है? वहाँ पे बोले हेल्दी सिर्फ पोहा ही मिलता है, बोले बाकी का हेल्दी मिलता ही नहीं। मैंने बोला पूना जैसे सिटी में उपमा कितना अच्छा होता है, उपमा दिखता ही नहीं बोले मेरे को।
और वो जिस एरिया में रहता था वो एरिया में मैं बहुत साल रहा हूँ, मुझे पता है वहाँ उपमा कहाँ मिलता। मैंने उसको एड्रेस बताया, वो बोले इसके सामने से तो मैं रोज जाता, मेरे को दिखता ही नहीं कभी। तो हमारा शरीर, हमारा मन हमको वही दिखाएगा जो उसको चाहिए होगा, हमको उससे बाहर निकलना होगा। तो जब तक हम अपनी आत्मस्थिति को नहीं अटेंड करेंगे तब तक स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। भले ही बीमारी कम हो जाएगी, वो इनका प्रभाव है, जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं उसका प्रभाव है, वो बीमारी के बहाव को स्लो कर देता है, लेकिन ख़त्म मुझे करना है। वो मेरी लड़ाई है, वो मेरा महाभारत है, उनका नहीं है। उन्होंने रास्ता दिखाया है क्या क्या करना है। दिक्कत आती है, आपको समझ गया कि मुझे, मान लो मेरा कर्ता भाव वहाँ पे आ गया है, तो मैंने शुबिट कहाँ करनी चाहिए थी? कर्ता भाव पे करनी चाहिए थी। कि कहाँ पे? गुस्से पे। गलत हो गया ना। तो गलत चीज़ों पे अगर आप फोकस करोगे तो गलत चीज़ें बढ़ेंगी, सही चीज़ों पे फोकस करेंगे तो सही चीज़ें बढ़ेंगी। तो हमारा फोकस हमेशा ये होना चाहिए कि हमें क्या बढ़ाना है। तो हमें आत्मा के गुण बढ़ाने हैं, हमारी आत्मिक स्थिति को मेंटेन करना है। तो एक सिंप्लीफाइड मैं जो सबको बताता हूँ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल हमारा कैसा होना चाहिए। तो बेसिकली मैं भी फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। बहुत बार ट्रैवलिंग की वजह से नहीं होता, लेकिन उसमें भी मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम फॉलो कर सकूँ। जब मैं नागपुर में हूँ तब तो 100% फॉलो करता हूँ। तो मेरा लाइफस्टाइल ये होता है, सुबह जब भी उठूँगा, भले ही 5 बजे उठूँगा, 6 बजे उठूँगा, 7 बजे, 7 बजे के बाद सोया हुआ मुझे बहुत रेयरली याद आता है, वो भी रात को 2-3 बजे 4 बजे अगर सोया होऊंगा तो। जनरली मैं 7 बजे के बाद नहीं सोता हूँ। उठने के बाद पहले मेडिटेशन, उसके बाद फिजिकल बॉडी क्लीनिंग हो जाएगा, नहाना हो जाएगा, उसके बाद प्यास लगी तो 2 से 3 घूंट पानी पीता हूँ। अब मेरा उठना लेट होता है इसलिए मैं ब्रेकफास्ट स्किप करके डायरेक्ट खाना खाता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं एक हाफ आवर कम से कम एक्सरसाइज करता ही करता हूँ। ये मेरा डिसाइडेड है। तो हाफ आवर टू 1 आवर एक्सरसाइज हम सब ने करनी ही है। अपने शेड्यूल के हिसाब से सेट करो। मेरे ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, जो स्टूडेंट्स को मैं सिखाता हूँ, मुझे घर आने के लिए रात के 11 बज जाते हैं। तो इस चक्कर में मैं रात को जल्दी सो नहीं पाता, इसलिए मैं सुबह लेट उठता हूँ। लेकिन अगर आप घर में 9 बजे तक है तो आप क्यों 12 बजे तक जागते हो? हम टीवी मोबाइल देखते हुए जाग लेते हैं रात को, फिर बोलते नींद नहीं आ रही है, और हमारी ही आदत बच्चों को लग जाती है। हम ही उसको दे देते हैं, देख तू भी देख, हमको भी देखने दे शांति से, सुबह से देखने नहीं मिला, तो गड़बड़ हो जाती है। तो हमको हमारा एक लाइफस्टाइल रूटीन बनाना है। आप सवेरे जब भी उठो, कोई 7 बजे उठता है, कोई 6 बजे उठता है, किसी का नाइट शिफ्ट ही है, वो सोगा ही सुबह 6 बजे, तो उसको उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन बेसिक हमारे लाइफस्टाइल में 3-4 रूल्स होने चाहिए। पहला, डेली 1 आवर एक्सरसाइज होनी ही चाहिए। अब स्त्रियों में पीरियड्स के बीच में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, वो 5 दिन छोड़ के आप करो, क्योंकि उस समय एक्सरसाइज करोगे तो ब्लीडिंग बढ़ेगा, बॉडी ज़्यादा वीक होगा, तो वो 5 दिन छोड़ दो, बाकी दिन करो। 1 आवर एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद में आपका प्रॉपर डाइट होना चाहिए, दाल चावल सब्जी रोटी बेसिक डाइट है। और भी सिंपल करो बच्चों के लिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, मेरे डाइट में प्रोटीन है क्या, इसमें ये है क्या, उसमें कितना याद रखोगे? सिंपल करो। 7 चक्रों के 7 कलर याद है, थाली में 7 कलर होने चाहिए, सब न्यूट्रिशन चले जाएंगे। करके देखो। रोज जब भी थाली परोसोगे ना, बच्चों को पूछना, हाँ ये कौन से कलर का है, ये कौन से कलर का है, 7 कलर हुए कि नहीं। 7 कलर का फूड आप मेंटेन करो, कोई न्यूट्रिशन की आपको ज़िंदगी भर कमी नहीं पड़ेगी। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो MD मेडिसिन है। अब वो मेरे घर आया एक दिन, वो बोला अपन नॉनवेज खाएंगे। मैंने बोला मैं नहीं खाता, मेरे को चलता नहीं, मेरे को तकलीफ़ होती है खाने से। नहीं, बोले तू खाता नहीं, तेरे को तकलीफ़ होंगी, ऐसा होगा वैसा होगा। मेरा ज़्यादा उस दिन थोड़ा गुस्सा आ गया, मैंने बोला इसको प्रूव ही करके दिखाएंगे। दूसरे दिन उठे सवेरे सवेरे, पैथोलॉजी वाले को घर पे बुलाया, चल बोला दोनों का सैंपल ले। विटामिन B टेस्टिंग कराया दोनों का। मेरे दोस्त का जो हफ्ते में 2 से 3 बार नॉनवेज खाता था, उसका विटामिन B12 था 250, मेरा 650। वो इतना शॉक हो गया, वो बोले नहीं ये रिपोर्ट ही गलत है। बोले, मैंने बोला जा तेरे को जो सोचना है सोच, मुझे तो प्रूफ मिल गया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। खाने के बाद मेटाबॉलिज्म ज़्यादा ज़रूरी है, हमारा बॉडी खुद बनाता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 10वीं कक्षा तक कौन कौन पढ़ा है? 10th क्लास सभी पढ़े हैं? फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन पता है क्या होता है फोटोसिंथेसिस में?
क्लोरोफिल की मदद से काय से खाना बनता है? सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है, सनलाइट से नहीं बनता, सूर्य के प्रकाश में बनता है। बनाने की चीज क्या है? क्लोरोफिल बनाने वाला है, कुक है। पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बराबर। अब ये दो चीजों से बनता है कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है ना, C6H12O6, कार्बोहाइड्रेट है। अब आप बताओ, आप में से कितने लोग क्लोरोफिल का काम करते हो? हर एक जन करता है। और ये मैकेनिज्म होता है लीवर का, क्योंकि हमारे सबके बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल को आजू बाजू में रखेंगे ना, तो ऐसे लगेगा दो जुड़वा बच्चे हैं, सिर्फ एक तिल का फर्क है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है सेंटर में, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। अब हमारे लीवर का काम होता है ग्लूकोज को फोड़ना, और ग्लूकोज को फोड़ के वो क्या करता है? आयरन को अलग करता है, बाइल को अलग करता है। ग्लूकोज नहीं, सॉरी, हीमोग्लोबिन को फोड़ना, आयरन को अलग करता है, ग्लोबिन को अलग करता है। अब वो जो प्रोटीन है उसमें मैग्नीशियम बैठ जाता है। अब हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा पानी है वो क्लोरोफिल के जैसा काम करेगा। एक्स्ट्रा पानी खींचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, उससे बनाएगा फैट। उसको ग्लूकोज नहीं बनाते आता, वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेता है, एक उसमें वाटर मॉलिक्यूल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा और बनेगा फैट। तो एक्स्ट्रा पानी पिएंगे तो क्या होगा? वजन बढ़ेगा। शरीर का 70% घटक पानी है। अब मान लो 20 किलो वजन बढ़ा है तो क्या बढ़ा? 70% तो पानी है ना, 20 किलो में से 14 किलो तो पानी ही बढ़ा है ना। पानी कम नहीं करेंगे तो वेट कैसे कम होगा? और कर भी लिया तो मतलब क्या है? इसलिए इन चीज़ों में नहीं फंसना। सिंपल सिंपल आप बॉडी के रूल फॉलो करो। जब आपको पानी की ज़रूरत है, प्यास लगेगी ना, तब पियो, 2 घूंट पानी पियो, दैट इज़ ओके। जब आपको भूख लगेगी तब खाना खाओ, जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाओ, बॉडी हल्का रहेगा। बहुत लोगों को खाना होने के बाद सुस्ती आती है। अभी यहाँ से भी खाना होने के बाद जो जो ऊपर जाके सोएंगे ना, वो सब ओवर ईटिंग वाले हैं, समझ लेना, ओवर ईटिंग वाले हैं। ओवर ईटिंग करेंगे तो हमेशा पेट भारी रहेगा। पेट, फिजिकल बॉडी ही अगर भारी है तो आत्मा के गुण ट्रांसफर कहाँ होंगे? होंगे ही नहीं, है ना। तो ये गड़बड़ी है। तो अपनी स्वस्थिति को पहचानो और उसमें रहने की कोशिश करो, बोथ एस्पेक्ट से, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एस्पेक्ट से। और ये अगर आप करना शुरू करोगे तो वेल्थ यानी मनी नहीं है, वेल्थ यानी प्रॉस्पेरिटी है। हर चीज़ की प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता जो गुण है ना वो अलग है, उसका एक अंश मनी है, वो भी आएगा। मुझे बहुत लोग सवाल पूछते हैं, मैं आपको खुद का ही एग्जांपल देता हूँ। बहुत लोग सवाल पूछते हैं, तेरा घर कैसे चलता है? मैं कंसल्टेशन फीस नहीं लेता मेरे ओपीडी में। जिस दिन से प्रैक्टिस शुरू किया था उस दिन से नहीं लेता हूँ, आज भी नहीं लेता हूँ। जो मेडिसिन्स मैं खुद बनाता हूँ उसकी जितनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है उतनी ही मैं पेशेंट से लेता हूँ। मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम दूसरा नहीं है। मैं प्रैक्टिस के अलावा कोई अलग चीज़ों पे मार्केटिंग नहीं करता, कुछ नहीं करता। मैं जब ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था तब मैं 8 से 9-10 किलोमीटर पैदल चलता था डेली सेंटर पे जाने के लिए। मेरे पास गाड़ी भी नहीं होती थी। आज सब है। मेरा खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, फुलफिल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कम्युनिटी में भी काम करता हूँ, सिटी में भी काम करता हूँ। ना कम्युनिटी में फीस लेता हूँ ना सिटी में लेता हूँ। हर चीज़ चलती है, वो चलाते हैं। उनको पता है कि इसको क्या लगता है, क्या चाहिए, वो बराबर होता है। मैंने जब कंस्ट्रक्शन मेरे ओपीडी में चालू किया था, मेरा बजट था 40,000 का, दोस्तों से उधार लेके। कंस्ट्रक्शन करने में मुझे खर्चा आया 2 लाख रुपए। कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता, किसने लाके दिया, किसने मदद की, कुछ पता नहीं। वो सब कराते हैं, सब कराते हैं। हमको उसके बारे में सोचने की, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हर चीज़, श्री माता जी ने एक स्पीच में बोला भी है, एक सहयोगी का उदाहरण देके वो सहयोगी ये बता रहे थे कि मेरी दुकान तो कोई चला रहा है, ये सेंटेंस में श्री माता जी ने बताया है। अब इतना क्लियर अगर उन्होंने बता दिया तो विश्वास रखो, छोड़ दो। हर एस्पेक्ट में हेल्थ आपको मिलेगी, फिजिकल भी मिलेगी, मेंटल भी मिलेगी, इमोशनल भी मिलेगी, वेल्थ भी मिलेगी और लास्ट में मोक्ष भी मिलेगा। 100% मिलेगा। लेकिन वो 100% होने के लिए हमको स्वस्थिति में रहना पड़ेगा।
और स्वस्थिति में जब हम रहेंगे तो आत्मा और परमात्मा अलग होगा ही नहीं। यू आर द क्रिएटर, तुमको जो चाहिए तुम क्रिएट कर सकते हो। जैसे अभी हम सवेरे बात कर रहे थे फाइब्रॉइड के बारे में, दीदी पूछ रहे थे फाइब्रॉइड के लिए कुछ है क्या। मुझे एक सवाल का जवाब दो, फाइब्रॉइड यानी कोई भी बीमारी है, फाइब्रॉइड भी छोड़ दो, कोई भी बीमारी है, किसने क्रिएट की? कोई बाहर से आया, कट किया, अंदर वो बीमारी फिट करके चला गया? किसने क्रिएट की? टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने क्रिएट की। अब सोचो, बिना काटे मैंने वो गांठ बना भी ली और अंदर फिट भी कर दी। इतना बड़ा जादू अगर मेरे अंदर है तो क्या उसको मिटाने वाला जादू मेरे अंदर नहीं है? है, हम समझते नहीं हैं, हम सॉल्यूशन बाहर ढूंढते हैं। हमारा जो ट्रैवल है बाहर नहीं होना चाहिए, भीतर होना चाहिए, टुवर्ड्स द सोल, टुवर्ड्स द आत्मा। हमारी दृष्टि हमेशा आत्मा की ओर होनी चाहिए। आत्मा की ओर दृष्टि होगी तो आत्मा ही श्री माता जी का घर है। ठीक है? और जहाँ श्री माता जी है, सीधे सीधे मुझे एक सिंपल चीज़ बताओ, कितने लोगों को कोई ना कोई समस्या अभी भी है? कोई भी समस्या अभी भी है, फिजिकल रहे, मेंटल रहे, इमोशनल रहे, कोई भी फिजिकल बीमारी रहे, कोई भी प्रॉब्लम रहे, बराबर है। अब मुझे बताइए, आप भक्ति किसकी करते हो? आदि शक्ति की। जहां आदि शक्ति है वहां समस्या हो सकती है? खुद से ये सवाल पूछना। आप जिस दिन ये सवाल खुद से पूछोगे ना, आपकी बीमारी अपने आप भागना चालू हो जाएगी। और ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स पे ये अनुभव भी किया है। आपको झूठ लगता होगा तो कभी आना मेरे पास, मैं सबके कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखाऊंगा, सबके केस रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा। अभी कुछ दिन बाद आयुष डिपार्टमेंट में भी ये सब पब्लिश होने वाले हैं। ये सब काम चल रहा है। अपनी स्वस्थिति मेंटेन करने के बाद बार बार होने वाला एक्सीडेंट होना बंद हो गया, ये भी मैंने स्टडी करके रखा है। मेरे पास एक मेरी स्टूडेंट आती थी, उसका नाम गायत्री था, हमने उसका नाम गिरिजा रख दिया था, क्योंकि वह दिन में कम से कम 2 से 3 बार गिरती थी ठोकर लग के। फिर हमने उसके साथ डिस्कशन चालू किया, उसके अंदर में गिल्ट बहुत था, तो जैसे ही उसके ऊपर काम करना चालू किया, इमोशनल चेंजेस किया, उसका गिरना ही बंद हो गया। तो इमोशनल चेंजेस से एक्सीडेंट्स भी कम होते हैं। फिजिकल हम बोलते हैं ना, एक्सीडेंट बाहरी चीज़ है। हर बीमारी साइकोसोमेटिक है। साइकोसोमेटिक यानी क्या है? बियॉन्ड बॉडी है, शरीर के परे है, अंदर से आई है, बाहरी चीज़ों से नहीं आई है ना। एक ही चीज़, आप मलेरिया ही ले लो, मच्छर काटता है। डेंगू ले लो, अभी डेंगू का चल रहा है हर जगह, मच्छर काटता है, उसको कैसे पता चलता है इसी को काटना है? घर में तो 10 लोग हैं, एक कोई काटता है। हमने क्रिएट किया होता है, वो आएगा, मुझे काटेगा और मुझे डेंगू होगा। वो हमने क्रिएट करके रखा है। हमारे मन में ये सब क्या चल रहा है, हमको ये इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम कितना भी मेडिटेशन कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे, जब तक इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे अधूरा रहेगा। श्री माता जी ने कलश रख दिया है, नीचे का बेस हमको पक्का करना है, और नीचे का बेस पक्का करने के लिए हमको ज्ञान भी होना जरूरी है। तो जो ग्रंथ आप पहले पढ़ते थे वो अभी फिर से एक बार पढ़ो, थोड़ा सा वाइब्रेटरी अवेयरनेस पे उसको चेक करके देखो। जैसे ही आप ये करना चालू करोगे ना, आपको खुद को ही अलग अनुभूति आना चालू हो जाएगा। मेरी श्री माता जी की स्पीच सुनने की भी एक अलग विधि होती है। सुबह उठता हूँ, रैंडमाइज यूट्यूब पे जो भी स्पीच लगती है एक लगा देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट सुनता हूँ, एक सेंटेंस उसमें से उठाता हूँ, एक सेंटेंस, और वो एक सेंटेंस को कोशिश करता हूँ दिन भर में इसको कहाँ अप्लाई करूँ, हर चीज़ में। और रात को सोने से पहले खुद को सवाल पूछता हूँ, क्या मैंने सच में ये किया? श्री माता जी ने जो बोला वो मैंने किया। वो कितना भी छोटा हो सकता है, कितना भी छोटा, ठीक है। तो बस इतना सा भी अगर आपने कर लिया तो भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल 100% सेटल हो जाएगा। आप ट्राई करके देख लो। मेरे मामा जी एडवोकेट हैं, उन्होंने मुझे ये सिखाया। वो बोले, मैं जब भी ऑफिस जाता हूँ
तो एक जगह रुकता हूँ। गणपति का मंदिर है, अकोला से शेगांव, वहाँ पे एडवोकेट थे, सरकारी वकील, तो वहाँ जाते थे तो गायगांव के मंदिर में रुकते थे। 5 मिनट वहाँ बैठते थे, फिर ऑफिस जाते थे। ऑफिस से आते वक्त 5 मिनट वहाँ रुकते थे, फिर घर आते थे। तो उनके एक दोस्त ने पूछा ऐसा क्यों करते हो? तो वो बोले मैं घर का लोड यहाँ छोड़ देता हूँ ऑफिस जाते वक्त, और ऑफिस का लोड वहाँ छोड़ देता हूँ घर आते वक्त। तो मैं 2 चीज़ों को मिक्स नहीं करता। हमारे अंदर कितनी खिचड़ी चालू है हमको ही पता नहीं है। तो एक सिंपल ट्रिक करो, मत जाओ ना बाहर, हर 1 घंटे बाद आधा मिनट निकालो, बस आधा मिनट, और आधे मिनट में आंख बंद करके अपने अटेंशन को यहाँ लाओ। वो भी मत लाओ, सिर्फ श्री माता जी को याद करो। श्री माता जी के चित्र को, अभयदान की मूर्ति को अगर आप याद करोगे और बोलोगे श्री माता जी मुझे अपनी स्थिति में रखो, अपने आप सब छूट जाएगा। ठीक है। आप शाम को जब फुटसोक को बैठोगे ना, तुमको लगेगा फुटसोक में कुछ ज़्यादा चेंज हुआ ही नहीं, ऑलरेडी स्थिति अच्छी थी। ऑलरेडी स्थिति अगर अच्छी रहेगी तो फुटसोक करना नहीं है ऐसा नहीं है, फिर भी वियर एंड टियर होता है, 4 लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, अनकॉन्शियसली कुछ ना कुछ रह जाता है, वो भी क्लियर हो जाता है। तो उसमें फिर हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। फिर उसके अलावा अगर आपको लग रहा है एक समस्या है, उसके लिए टिपिकल जो भी हम करते हैं ट्रीटमेंट, वो समस्या के अकॉर्डिंग वो हम कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिक है सुबह का ध्यान, शाम का ध्यान, प्रॉपर 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। 6 से 8 घंटे की अगर नींद बॉडी की पूरी नहीं हुई तो बॉडी फिजिकली थक जाता है। और हमारी नींद भी है ना 3 साइकिल में कंप्लीट होती है, 2-2 घंटे की एक साइकिल होती है, किसी की 1.5 किसी की 2। तो पहली साइकिल में बॉडी की वीकनेस कवर होती है, दूसरी साइकिल में मन का पोषण होता है, और तीसरी साइकिल में स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। जो अल्फा एनर्जी हम बोलते हैं, जो कैमरा में हम गिनते हैं वाइब्रेटरी अवेयरनेस को, वो अल्फा फ्रीक्वेंसी को कैच करने के लिए दूसरी नींद जरूरी होती है। अब हमारा पहला ही नींद कंप्लीट नहीं हुआ है, हम अल्फा फ्रीक्वेंसी में आए नहीं मेडिटेशन करके, तो नींद नहीं आती जल्दी। अभी मुझे सुबह किसी ने सवाल पूछा था नींद के बारे में, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो प्रॉपर नींद, प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज एंड प्रॉपर अपना मेडिटेशन, ये 3-4 चीज़ें भी अगर हमने कर लिया तो भी हम हर बीमारी से बचे रह सकते हैं, कोई बीमारी नहीं होगी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे पास जो अभी भी आते हैं, कुछ सहयोगी है, कुछ नॉन सहयोगी भी हैं, जिनको एट द एज ऑफ 60, 65, 70 पर उनका जब हार्ट का टेस्ट, रूटीन टेस्ट जैसे दीदी ने बताया साल में 1 बार कराना चाहिए, सब नॉर्मल है। ना कोई गोली खाते हैं, ना कोई दवाई, मेरी भी दवाई नहीं खाते, सिर्फ ये चीज़ मेंटेन करते हैं। तो हम अगर करें तो हम पूर्ण स्वस्थ हो सकते हैं। ठीक। मुझे लगता है थोड़ी कुछ चीज़ें बाउंसर चली गई, ज़्यादा ऊपर से हो गई, लेकिन ठीक है, फिर भी जितना समझ में आए उतना आज से आचरण चालू करो। धीरे 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 आपके अंदर से ही ये नॉलेज निकलेगा। तो अब लास्ट में एक बार पुनः श्री माता जी की ओर दोनों हाथ, अपना पूरा ध्यान श्री माता जी के श्री चरणों की ओर